प्रवक्ता में था कब? मैं कभी कांग्रेस का प्रवक्ता रहा ही नहीं हूं। मैं ये बात स्पष्टीकरण हुआ है कि मैं प्रवक्ता नहीं हूं। पहले मैंने कभी कहा भी नहीं मैं प्रवक्ता हूं कि ना मैं प्रवक्ता पहले था ना मैं आज हूं। सर रॉबर्ट पर क्या कहना चाहेंगे? 2G के बाद जीजाजी घोटाला। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी जो निजी व्यक्ति हैं जिनका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, ऐसे लोगों के बारे में कभी कोई इस प्रकार के बयानबाजी नहीं करती है। एक ये परंपरा है हम लोगों की। कभी हम लोग किसी राजनीतिज्ञ के रिश्तेदारों के बारे में हम बात नहीं करते। कोई उदाहरण देना चाहेंगे? उदाहरण कई हैं, उसमें आप रंजन जी का देख लीजिए या अडवाणी जी के परिवार का देख लीजिए या और किसी के परिवार का देख लीजिए। गीला गीला धुआं धुआं, गीला गीला धुआं धुआं, गम पधम पगम सा गम गरे, गीला गीला सा धुआं धुआं सा। I think first of all, what was Sushma Swaraj doing at the Gandhi Samadhi? Gandhi Samadhi is a place where you go in reverence to Mahatma Gandhi. You bow down, then you place flowers. This is the place where the soul of Father Nation rests. ये 1 2 3 ये लात मार रहे हैं दिग्विजय सिंह, कांग्रेस के महासचिव। Did you kick him as is being alleged? Well, I must compliment the media journalists covering Congress party. But the BJP has suggested that you were part of those. Well, I was sitting there in my office when I heard a commotion. I went there. Then what did you do? Huh? Then saw him being roughed up by the media people. But were you also part, because we see you in those pictures, and it's been suggested that you kicked him? Well, he was surrounded. I was trying to sort of see what happened, and there was little. I was quite angry about it. How dare he do that in the Congress? And so, if you had given this gentleman who raised a shoe a kick or two, you don't regret it? Well, I wouldn't regret it. You wouldn't. Yes. सबसे प्रेम की बात की गई, अहिंसा की बात की गई, अहिंसा परमो धर्म। हम इंसान को मारे, इसको तो हिंसा मानते। क्या जानवरों को मारना हिंसा नहीं है? ये लोग सवाल पूछना चाहते हैं। जनता ने आपको ये बता दिया कि जनता का फैसला क्या है, क्योंकि आपको एक गरीब की पेट की आग का अंदाजा नहीं है। वो मेहनत करता है तो रोटी खाता है, उसे भूख लगती है। आप लोगों को भूख नहीं लगती, आप लोगों को सिर्फ नोटों की भूख लगती है। सबको बेईमान आप मत कहा करिए। मेरे पर जिसने भी आप आरोप लगाया, मैंने उसको कोर्ट कचहरी में जाकर खड़ा कर दिया। क्या प्रमाणित करो दिग्विजय सिंह बेईमान है? एक में भी प्रमाण नहीं दे पाया। Dr. Naik, let's come to then key questions going beyond the image of the fact that there are still questions raised about fundamentalist thought. Not that somebody is a Muslim and is a terrorist, but that somebody sympathizes with the cause. For example, when you are questioned, and I know because you deal with live audiences all the time, about groups like the Taliban, groups like the Al-Qaeda, groups like the Lashkar-e-Taiba, how do you resolve those questions? What is Osama bin Laden for you?
Main thing what I say that I cannot base my answer on the media, because if you ask me how is Bin Laden, if I have to give my answer based on BBC, CNN, it will be against the Quran. Quran says. You mean you still have doubts about Osama bin Laden? Yes. डॉक्टर जाकिर साहब का मैंने बहुत नाम सुना था, मिलने का मौका भी मिला, और मुझे इस बात की खुशी है कि वे शांति का संदेश पूरे विश्व में फैला रहे हैं। मेरे भाई, मिलकर लड़नी पड़ेगी, अलग अलग हम लोग लड़ाई नहीं लड़ सकते, और जब तक लड़ाई नहीं लड़ेंगे उन लोगों से, हम इस मुल्क को बर्बाद कर दें। और ये ओसामा जी जो हैं कई वर्षों से रह रहे थे। ओसामा जी चाहे कोई भी कितना बड़ा अपराधी क्यों ना हो, उसके जो दफन का प्रक्रिया वही होना चाहिए जो उसकी धार्मिक प्रक्रिया के अनुसार होना चाहिए। Murli Manohar Joshi says your comments only benefits enemies outside the country. They can say what they want to. बाबा रामदेव के शिष्य या उनके सहयोगी कहूंगा, बालकृष्ण जी के बारे में मैंने कहा था ये नेपाली नागरिक है। सही हुआ कि नहीं हुआ? बाबा रामदेव के सबसे करीबी माने जाने वाले जो बालकृष्ण के माता पिता हैं वो हमारे साथ हैं। जय वल्लभ द्विवेदी हैं और साथ ही उनकी माता हैं सुमित्रा देवी हैं। सुवेदी साहब, बालकृष्ण जी का जन्म कहाँ पर हुआ, कैसे हुआ? क्या वाकई वो नेपाल के रहने वाले हैं या भारतीय मूल के नागरिक हैं? भारतीय हरिद्वार का भन्ने न हरिद्वार पैदा हुआ, हरिद्वार में है। हरिद्वार कनखल में पैदा हुआ। हकीकत क्या है बालकृष्ण जी की? बालकृष्ण नागरिकता यहाँ हामीले केही बनाएको छैन, उसको बनाएन मलाई केही थाहा पनि छैन। मैले बनाइदिएको नागरिकता नहीं है उनकी? छैन। हो नेपालको, म बाबा नेपालका हूँ हामी। बाबा रामदेव एक अपराधी किस्म का व्यक्ति है और बालकृष्ण उनकी पोल न खोल दे, वो कुछ भी कर सकता है बालकृष्ण के साथ। जान को खतरा है, मैं कह रहा हूं आज बुरी समझदारी और जिम्मेदारी के साथ। कांग्रेस के बिगड़ेल महासचिव बयान देते हैं कि आचार्य बालकृष्ण जी की हत्या करवा सकते हैं स्वामी रामदेव जेल में। वो इस देश की बहुत बड़ी धरोहर है। पहले उनको रोज गालियां देते थे, जेल में उनकी हत्या कराने का षड्यंत्र था और हत्या करा के स्वामी रामदेव का नाम लगा दो। मैंने कहा था कि उनके पास फर्जी डिग्री है, सही हुआ कि नहीं हुआ? एक तरफ ये हार्वर्ड और एक तरफ ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, दोनों ही विश्वविद्यालय अब पतंजलि की योग और आयुर्वेद की शिक्षा को अपने देशों में पढ़ाएंगे। एक बार जोरदार अभिनंदन। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, ये हमें अप्रामाणिक कहने की कोशिश कर रहे थे। श्रद्धेय आचार्य श्री को कहते हैं फर्जी पासपोर्ट, और आचार्य जी के पास डिग्री नहीं है। श्रद्धेय आचार्य श्री से अब डिग्री हार्वर्ड के लोग लेंगे, हार्वर्ड के लोग लेंगे। साधु वेश में व्यवसाय करता है। स्वयं भारत सरकार ने आयकर की धारा 215 के अनुसार हेल्थ रिलीफ, एजुकेशन और गरीबों की सेवा, इन 3 कामों को पब्लिक सर्विस चैरिटी एक्टिविटी के अंतर्गत रखा। हम वही काम करते हैं तो हमारा वो काम जो सेवा का है उसको व्यापार की संज्ञा देने लगते हैं, और हमारे ट्रस्ट के ऊपर ट्रस्ट करके करोड़ों लोगों ने जो हमें दान दिया उसको सरकारी विभाग इनकम की संज्ञा देने लगता है। और कांग्रेस के प्रवक्ता तो सारे हदें लांग करके कहते हैं कि बाबा ने देश को लूटा है। और ऐसे व्यक्ति को उसके गले में पत्थर बांधकर नदी में डुबा दिया जाए, ये राजधर्म कहता है। मैं दिग्विजय का नाम आ ही रहा है, तो उनको लेकर क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से वो, मुझे लगता है कि पावन पर्व के अवसर पर अगर दानव का नाम ना ले तो बेहतर है। हमारे सनातन धर्म में सन्यासी वो होता है जो व्यवसाय ना करे। ये व्यवसायी ज्यादा हो गए हैं, सन्यासी कम है। ज्ञात इतिहास में सरकार ने भी योग, आयुर्वेद और भारतीय ज्ञान को लेकर के, स्वदेशी को लेकर के वो काम नहीं किया जो पिछले 2 दशकों में पतंजलि योगपीठ के माध्यम से हुआ। उसके बावजूद
देश और दुनिया के करोड़ों लोगों ने हम पर भरोसा करके जो हमें दान दिया, उसको नाम दे दिया इनकम। जो हमने सेवा की, उसको कह दिया व्यापार, और हमारे ट्रस्टों पर लगा दिया टैक्स। बाबा रामदेव से क्यों घबराई हुई है कांग्रेस? अगर घबराती होती तो पहले उनको जेल में बंद कर दिया होता। घबराते नहीं है, इसलिए उनको खुला छोड़ा हुआ है। विनाशकाले विपरीत बुद्धि, ऐसे दुर्बुद्धि छोड़ रखे कि कुछ भी मुंह में आता है, किसी के लिए कुछ भी बोल देते हैं। दिग्विजय सिंह जी, आपने ये कल कहा था, परसों कहा था कि सरकार डरती नहीं, अगर डरती तो उन्हें जेल में डाल देती। क्या आप सरकार डरी? अरे ना पहले डरी ना आज डरी। ये काम जो है प्रशासन ने जन हित में लिया है। अगर बाबा रामदेव के चेले चपाटी दूसरे स्टेट से आ जाते तो यहाँ पूरे दिल्ली में लोग परेशान हो जाते, लोगों का आवागमन अवरोध हो जाता, लोगों की दिक्कत हो जाती। तो यहाँ की व्यवस्था को संभालने के लिए प्रशासन ने निर्णय लिया है। दिग्विजय जी, आपको लगता है कि रामदेव के साथ जो सलूक किया पुलिस ने या केंद्र सरकार पर जो आरोप लग रहे हैं, कहीं राजनीतिक तौर पर नुकसान हो सकता है? भाई ऐसा है, राजनीति क्यों लाते हैं उसके अंदर? सारी की सारी बात है, जो ठग के साथ व्यवहार होता है हुआ है। क्या कांग्रेस पार्टी? थैंक यू सर। रोज की रोज झूठ बोल करके, षड्यंत्र करके इस पूरे आंदोलन को बदनाम करना। 5 साल बाद अगर हरिद्वार के संत समाज की ओर से ये मांग उठती है कि इसकी सीबीआई इंक्वायरी होना चाहिए, तो उनके गुरु के लापता होने की सीबीआई इंक्वायरी अगर कर रही है, संतों की सिफारिश पर नहीं, एक तथाकथित कांग्रेसी संत जो 1991 से लेकर के 1994 तक कांग्रेस का प्रवक्ता रहा और 1997 से लेकर के 99 तक जो कांग्रेस का महामंत्री रहा उत्तर प्रदेश का, अब वो तथाकथित ढोंगी संत बना हुआ। उसकी सिफारिश के ऊपर सीबीआई जांच करे। हमें तो हमारा गुरु मिलना चाहिए, हमें तो खुशी होगी, लेकिन संतों का नाम लेके बदनाम मत करो, गुरु शिष्य परंपरा को बदनाम मत करो। ये पत्रकार वार्ता इसलिए कोई ताली नहीं बजाएगा। आप देश के तो वरिष्ठ संत हैं, इस देश के शंकराचार्य हैं, इस देश के अखाड़े हैं, पूज्य मुरारी बापू हैं और तमाम बड़े बड़े वरिष्ठ संत हैं। आप उनसे बात कीजिए ना मेरे बारे में। एक सरकारी शंकराचार्य भी है, सारा देश जानता है। यदि हमारा गुरुजी का कोई विवाद होता तो वो तो मैंने कहा 1.25 एकड़ जमीन है, आज ट्रस्ट के पास में सैकड़ों एकड़ जमीन है, तो हम नया ट्रस्ट बना लेते, उस ट्रस्ट में हम गतिविधियां क्यों करते? या हमारे और गुरुजी के बीच में कोई विवाद होता कहीं, तो किसी के पास तो खबर होती। जिन्होंने इनके अनुयायियों को ठगा, उल्टा सीधा योग सिखाया, बिना किसी मेडिकल लाइसेंस के जनता को ठगा, अनुयायियों को ठगा, उसके बाद आकर सरकार को ठगना चाहते थे। योग आयुर्वेद एक बहुत बड़ा विज्ञान है, लेकिन इस तरह के वैज्ञानिकों का अभी तक नासा में प्रवेश नहीं था। योग और आयुर्वेद के जो ज्ञाता हैं वो भी एक वैज्ञानिक है, हमारे ऋषि अपने आप में एक वैज्ञानिक है। तो नासा ने पहली बार किसी भारतीय ऋषि परंपरा के वैज्ञानिक को अपना वैज्ञानिक माना है और नासा श्रद्धेय आचार्य श्री को अपना मेंबरशिप दे चुका है। ये उसका सर्टिफिकेट आपको, ये नासा का जो है ये मेंबरशिप। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र के सबसे विख्यात योग गुरु ने कहा है कि बाबा रामदेव योगा जानते ही नहीं है और ये योग गलत तरीके से सिखाते हैं। कि वहां उन्होंने पहली बार किसी आयुर्वेद और योग के विशेषज्ञ को, वैज्ञानिक को अपनी मेंबरशिप दी है और उसके लिए एक बार पुनः श्रद्धेय आचार्य श्री का हम अभिनंदन करते हैं। और रामदेव तो ठग था, है और रहेगा। तो मनुस्मृति में लिखा है कि ऐसे व्यक्ति को
ये राजा का, वहां के प्रशासक का ये फर्ज होता है कि गले में पत्थर बांध के उसको नदी में डुबा दिया जाए। लाखों करोड़ रुपए के घोटाले करने वाली सरकार ईमानदार है तो बेईमान कौन होगा? शायद जितने सच्चे और अच्छे लोग हैं उन सबको बेईमान कहना, देश की भलाई में और देश की सेवा में लगे लोगों को अपराधी कहना और चोरी करना और ऊपर से सीना चोरी करना ये कांग्रेस की नीयत बन गई है। कांग्रेस ने नई परिभाषा ये बना दी, कोयले की दलाली में हाथ काले नहीं, कोयले की दलाली में मुंह काला। स्वामी करमवीर से योग सीखा और स्वामी करमवीर को छोड़ दिया, उनको भगा दिया आश्रम से। वो बेचारे जिन्होंने इनको योग सिखाया उनको ठगा। इसलिए श्रद्धेय आचार्य श्री मेरे साथ यहां पर बैठे हुए पूज्य स्वामी करमवीर जी महाराज कि इनका नाम लेकर के इनको भी बदनाम किया जाता है। बाबा शंकर देव लापता हैं, कहां गए? शंकर देव बाबा ने 2 दिन पहले, माफ करिए 4 दिन पहले, आचार्य करमवीर लोनावला में थे, उनको फोन करके कहा कि मेरी जान को खतरा है, कुछ भी हो सकता है। ये बाबा रामदेव और बालकृष्णन ने मुझसे दस्तखत करा लिए कुछ कागज पे और उसके बाद 16 तारीख से वो गायब है। रामानुजाचार्य हंसदेव महाराज, उनको भी उन्होंने फोन किया, जो इनके गुरु थे, कहा कि मेरी जान को खतरा है। बात यह है, उसके बाद इनके पास पता नहीं कौन सी आयुर्वेद की कला है, क्या है, मैं नहीं जानता। आज मैंने श्रद्धेय आचार्य श्री से कल फोन पर जब बात की, मैंने कहा आचार्य श्री कहां हैं आप? तो मैं नोएडा हूं। तो मैंने कहा मैं कल दिल्ली आ रहा हूं। जो तमाम तरह के झूठे आरोप, तमाम अफवाहें आपका नाम लेकर के फैलाते हैं, उन पर विराम लगना चाहिए, क्या करना चाहिए? तो उन्होंने कहा कि हम साथ में बैठ करके संयुक्त पत्रकार वार्ता करते हैं। इसलिए श्रद्धेय आचार्य श्री मेरे साथ यहां पर बैठे हुए पूज्य स्वामी करमवीर जी महाराज कि इनका नाम लेकर के इनको भी बदनाम किया जाता है। स्वामी शंकरदेव जी के पास क्या वीटो पावर थी भाई? ये ट्रस्ट डीड है, इसमें सारी पावर अध्यक्ष के पास है। शंकरदेव जिन्होंने उनको शरण दी वो 16 जुलाई 2007 से गायब हैं, उनका पता नहीं कहां गए। उसके बाद राजेश दीक्षित, इनका खासम खास आदमी था, वो गायब है, कहां गया? नीचता की हदें पार करते हुए 3 हत्याओं का आरोप लगाया गया। मैं आपके सामने बैठा हूं कि स्वर्गीय राजीव भाई की हत्या स्वामी रामदेव ने करवा दी, फिर श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण को जेल में भिजवाया, फिर मेरे गुरु की गुमशुदगी का आरोप मुझ पर लगाया। किसी तक तो ये खबर जाती। मैंने जिन 2 गुरुओं से शिक्षा ग्रहण की है, श्रद्धेय आचार्य प्रद्युम्न जी, श्रद्धेय आचार्य बलदेव जी, वो जिंदा है। स्वामी शंकरदेव जी महाराज जो हमारे गुरुदेव, उनके मित्र सब जिंदा है। पीड़ितों को न्याय ना दे करके उनको ही दोषी और अपराधी करार दे देना इस खूनी खानदान की सनातन संस्कृति है। आजादी से पहले भी करीब 7 लाख से ज्यादा वीर वीरांगनाओं को फांसी दी गई, उनको जेलों में रखा गया, तो उसमें अंदर से साठगांठ इस खानदान के द्वारा की गई। ये चाहते हैं तो भगत सिंह को फांसी नहीं होती, और ये मात्र 7 लाख उन शहादत देने वाले वीर वीरांगनाओं का इन्होंने अपमान नहीं किया, उन्हीं के साथ धोखा और विश्वासघात नहीं किया। हमारे गुरु को ढूंढ के दे, इससे बड़ी बात हमारे लिए कुछ नहीं हो सकती। क्योंकि एक शिष्य के लिए उसका गुरु मिल जाए, एक पुत्र के लिए उसका पिता मिल जाए, इससे बड़ी उसके लिए खुशी की बात क्या हो सकती है? लेकिन देश के करोड़ों लोग जिनके पीछे खड़े थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस को तुमने कहां गुम कराया, ये तो बताओ। स्लो पॉइजन देकर के जयप्रकाश नारायण की किडनी कैसे खराब की, इसकी भी तो जांच करवा दो।
डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की रहस्यमय परिस्थितियों में कैसे मौत कराई, ये भी तो देश को बता दो। पहले तो वो कहते हैं कि हजारों लाख करोड़ काला धन विदेशों में है, उसकी जानकारी उन्हें कहां से मिली? जब से पता लगा रहे इन्होंने तो पूरा हिंदुस्तान लूट लिया। अब मैंने बोला कि भाई आप कहते हो कि पैसे की कमी है, पैसा कहां से लाएं, पेड़ों पे नहीं लगता। मैंने कहा प्रधानमंत्री जी, कांग्रेस के 100 बेईमान लोगों को पकड़ लीजिए, आपको 16 करोड़ रुपए मिल जाएंगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और एक घराने को पकड़ लीजिए, पूरा भरा पड़ा है सब। उनको मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में नोटिस मिला हुआ है, उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। पिछले दिनों हमारे ट्रस्टों को लेकर के, हमारी सेवाओं को लेकर के जो प्रश्न चिन्ह लगाए, हमने हर एक का जवाब दिया। उत्तराखंड के सेल्स टैक्स नहीं चुकाने का नोटिस उनको मिला हुआ, उसका वो जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं जितने भी मुझे नोटिस मिलते हैं उनका मैं जवाब देता नहीं हूं। एक बाइट मुझे बता दीजिए जहां मैंने बटला हाउस इंक्वायरी की मांग की। मैंने खुद ने वो फोटोग्राफ देखी है, जिसके बारे में हमने फिर एक कहा था कि इसकी जांच होनी चाहिए, जिसके बारे में हमने फिर एक कहा था कि इसकी जांच होनी चाहिए। हमने वजीर आजम से बात करी, हमने सोनिया गांधी जी से बात करी। सोनिया गांधी जी को उस हादसे की हमने तस्वीरें दिखाई तो उनके आंसू फूट पड़े और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि ये तस्वीर मुझे मत दिखाओ, फौरन जाओ वजीर आजम से बात करो। मेरे से एक पत्रकार भाई ने पूछा, बाबा जी इनको गुस्सा क्यों आता है? मैंने कहा इनको गुस्सा इसलिए आता है, इनके पूरे खानदान को देश लूटने के लिए मिल गया, इसको नहीं मिल रहा, इसलिए इनको गुस्सा आता है। इनको रोना भी आता है, और रोना आतंकवादियों की मृत्यु पर आता है। वोट बैंक के लिए किसी भी हद तक जाने वाली यूपीए सरकार की, एक ऐसी सरकार जो हमारी और आपकी जेब से पैसा काटकर आतंकवादियों के परिवार वालों को देने का फैसला कर चुकी है। सरकार ने ऐसे परिवारों के पुनर्वास के लिए रोजगार, पैसा और पेंशन देने की योजना को हरी झंडी दे दी है। सरकार का चुनावी तर्क है कि बेसहारा परिवारों की मदद करना उसकी नैतिक जिम्मेदारी है। किसी के साथ मानवीय चेहरे के साथ पेश आना, कोई हमारे देश का नागरिक है, अगर हम उसके साथ ह्यूमन फेस अच्छा पेश करते हैं तो ये एक अच्छा जेस्चर है, और इससे हम समझते हैं कि हमारे देश के अंदर शांति स्थापित करने होगी। एक अनुमान के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अब तक लगभग 70,000 आतंकवादी मारे गए हैं, यानी अब इनके परिवार की पूरी जिम्मेदारी भी केंद्र सरकार ही उठाएगी। हालांकि सरकार ने अब तक ये साफ नहीं किया है कि वो आतंकवादियों के परिवारों को
कितनी और कैसे मदद करेगी। लेकिन 23 जनवरी को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार M.K. नारायणन के बीच हुई एक बैठक में ये फैसला हो चुका है। सरकार की दलील है कि आतंकवादी भटके हुए नौजवान हैं और उनकी काली करतूतों का खामियाजा उनके परिवार वाले भुगते ये मुनासिब नहीं है। लेकिन सरकार के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं है कि फिर वो ये हमदर्दी सिर्फ कश्मीर के आतंकवादियों के साथ ही क्यों दिखा रही है। Before we show you the details, let's just tell you exactly how both the 2G scam and coal scam are so very, very similar. For one, both revolve around the government's decision to give away huge and extremely valuable national assets and resources to private parties at desperately cheap rates. In both cases, the government flouted its own rules on first come, first serve to benefit certain companies. In both cases, the government used ingenious excuses to delay the creation of rules that would allow auctions. In both cases, both the NDA and UPA followed flawed and potentially corrupt practices. Lastly, we'll show you allegedly companies whose licenses should have been cancelled were let off the hook. But before that, here's also what makes the coal scam so much bigger and worse for the nation than the 2G scam. First is the sheer amount of money, a massive loss of 40 lakh crore to the exchequer in the coal scam versus the 1.76 lakh crore lost from 2G. More significantly, while spectrum is a resource that does not diminish, coal once consumed disappears forever. And politically, the big difference is that while the Prime Minister could credibly claim he wasn't involved in the 2G decisions, he himself was coal minister when a huge number of mines were given away. It has been my general practice not to respond to motivated criticism directed personally at me. My general attitude has been हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी न जाने कितने सवालों की आबरू रखी। और जिस प्रकार के काल्पनिक नुकसान बताकर पूरे देश में एक माहौल खड़ा किया जाता है कि लाखों करोड़ का घोटाला हो गया। अब उस सारी बातों को लेकर यह कह दिया जाए कि इसमें घोटाला तो नहीं हुआ, लेकिन प्राइवेट पार्टीज को फायदा पहुंचाया गया है। अब इस सरकार ने पिछले 2004 से लेकर आज तक जो 93 में पॉलिसीज अख्तियार की गई थी उसको कंटिन्यू किया है। कांग्रेस ने घोटालों में नया कीर्तिमान बनाया। 1,76,000 करोड़ रुपए का 2G घोटाला, 17,000 करोड़ रुपए का कॉमनवेल्थ घोटाला, हजारों करोड़ रुपए का अर्ध सोसाइटी घोटाला। और कोयला घोटाले को मैं 3 शब्दों में कहना चाहता हूं। एक है घोटाला, एक है घाटा और एक है इसमें दलाली। करीब 142 ब्लॉक्स के अंदर 50 बिलियन टन कोयला जिसकी कीमत होती है करीब 200 लाख करोड़ रुपए, उसको बिना बोली के आवंटन कर दिया गया उन कंपनियों को जिनका संबंध या तो कांग्रेस पार्टी से था या जिन्होंने इनको मोटी दलाली दे दी। तो घोटाला है करीब 200 लाख करोड़ रुपए का। सरकार को घाटा हुआ कम से कम 10 से 20 लाख करोड़ रुपए का। आज हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा इस बात को जानता है कि कोई भी सरकारी ठेका दिया जाता है उसमें 10% दलाली तो ईमानदारी की कहा जाता है। तो यदि 10% की भी दलाली हुई तो कम से कम कांग्रेस ने इस कोयला घोटाले में 20 लाख करोड़ रुपए की दलाली ली है। और इतना बड़ा घोटाला, उसके बाद भी कहते हैं हम इस्तीफा नहीं देंगे। इस्तीफा तो तब दो जब कोई शर्म नाम की चीज हो। प्रधानमंत्री जी 400 लाख करोड़ रुपए का कोयला खा गए, अपनी जांच करवाओ ना प्रधानमंत्री जी। बोफोर्स घोटाले से लेकर के आकाश पाताल धरती सब जगह उन्होंने घोटाला सहस्त्रनाम का विश्व कीर्तिमान बना दिया है। जांच करो ना, अच्छी बात है, खुशी होगी हम सबको। हम करें राष्ट्र आराधन आराधन, हम करें राष्ट्र